मेरी आज की कहानी है नोएडा की। नोएडा में एक हंसता खिलता परिवार, जिसके अंदर एक बहन ने अपनी दूसरी बहन का घर में ऐसी तबाही मचाई कि बहन रोने लगी और उसकी सास ने तंग आकर उसका खून कर दिया। और उनके हंसते खिलते परिवार को ऐसी नजर लगी कि उन्हें सलाखों के पीछे काटनी पड़ी। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ और बताती हूँ कि आज की कहानी में ऐसा अपनी ही बहन ने अपनी बहन के खिलाफ क्या कर दिया जो उनमें प्यार की जगह नफरत पैदा हो गई। अंजलि और अंकिता। अंजलि बड़ी बहन थी और अंकिता छोटी बहन थी। उनके घर पर रिश्ते दोनों के लिए आते थे, लेकिन ज्यादातर लोग छोटी वाली बहन को पसंद करते थे और बड़ी वाली को रिजेक्ट कर देते थे। कुछ दिन तो पिता ने ऐसा होते हुए बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन हार कर पिताजी बोले कि बेटा अंजलि, तुम्हारे लिए तो मैं फिर से कोई लड़का देख दूंगा। अब जो लड़का मैंने देखा था उन्हें तुम्हारी बहन अंकिता पसंद आई है। मैं चाहता हूँ कि अंकिता की शादी कर दूं, क्योंकि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगा। यह बात पिता तब दोनों बहनों के बीच रखता है तो छोटी बहन कहती है कि पिता, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। मेरी बहन अंजलि की शादी पहले होनी चाहिए, क्योंकि वह मुझसे बड़ी है। और रही बात मेरी, तो मैं फिर शादी कर लूंगी। अगर वह लोग मना कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, उन्हें मेरे रिश्ते के लिए भी मना कर दीजिए। जब भी पिता कहते हैं बेटा, उन्हें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, जो कि तुम्हारी बहन अंजलि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसकी शादी जल्द ही कर दूंगा। तभी अंजलि अपनी बहन अंकिता को समझाती है और उसे शादी के लिए मना लेती है। अंकिता शादी करके अपने ससुराल में चली जाती है। उसे 20 दिन हुए थे, तभी उसकी बड़ी बहन अंजलि उसके घर पर जाती है उससे मिलने के लिए। तभी वह उसके घर पर जाती है तो वहां पर उसे देखती है कि वह अपने काकसरे को चाय बनाकर दे रही थी और उसकी सास थी जो कि सत्संग में जा रही थी। वह कह रही थी कि बेटा, मैं पास में ही सत्संग हो रहे हैं, वहां पर जा रही हूँ, और तुम अपने काकसरे को चाय दे दो, नाश्ता दे दो, यह भी अपनी कंपनी में जाएंगी। वह कहती है ठीक है मम्मी जी, मैं अभी दे देती हूँ। वह अपने पिता के सम्मान ससुर जी को चाय नाश्ता देती है। ससुर जी भी बड़े चाव से अपनी नई नवेली बेटे की बहू के हाथों से चाय पीने लगे और कहने लगे, अरे भाभी, आप भी कैसे हो। अरे नई नवेली बहू से कोई इतना ज्यादा काम थोड़ी ना करवाता है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे जेठ जी, आप भी, अरे इतने दिनों से मैं इतना काम अकेले संभालती आई हूँ, मैं हार चुकी हूँ। अब मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। अब मेरे बेटे के बहू आ गई है, मैं चाहती हूँ कि यह अब अपना घर पूरा संभाल ले। आखिरकार इसे भी तो अब पूरी जिम्मेदारी संभालनी है। तभी वह हंसते हुए कहते हैं, हाँ यह बात भी ठीक है। दूसरी तरफ उसकी बहन, जो बाहर खड़े होकर यह सारी बातें सुन रही थी, तभी वह अंदर आती है और कहती है, अरे बहन, तू ठीक है। तभी अंकिता बोलती है, अरे बहन अंजलि, आप अचानक से और बिन बताए आप मेरे पास एक बार फोन कर लेते, मैं आपके पास ड्राइवर को भेज देती आपको लेने के लिए। यह बात कहकर वह बोलती है, अरे नहीं अंकिता, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुमसे मिलने आई थी। वो क्या है ना, पिताजी ने कहा था कि अपनी बहन से जाके मिलाओ, देखाओ कि वह कैसी है, अपने ससुराल में ठीक है या नहीं है। तभी वह कहते हैं, अरे नहीं बेटा, हम तुम्हारी बहन को बहुत अच्छे से रखते हैं। अरे वह तो हमारी बहू कम बल्कि बेटी है। यह बात सुनकर वह बहुत खुश होती है और वह अंदर आकर बैठ जाती है। उसकी बहन उससे खूब सारी बातें करती है और वह बताती है कि यह मेरे ससुर जी के बड़े भैया हैं और मेरे ससुर जी के गुजर जाने के बाद इन्होंने ही हमारा सारा कारोबार संभाला है।
आज जो भी कुछ है इस घर में वह सब कुछ इनकी बदौलत है। और जो तुम्हारे जीजाजी जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वह फैक्ट्री भी इनकी है। बड़ी बहन को यह बात सुनकर मन में लालच आ जाता है। छोटी बहन बोलती है, अरे बहन अंजलि, आप मेरे घर पहली बार आई हो, मैं आप 1 मिनट बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेके आती हूँ। वह किचन में चली जाती है। अंजलि दूसरी तरफ वहां पर सारे घर में घूम घूम कर हर चीज को देख रही थी और उसके मन में इतना बड़ा लालच आ गया था कि उससे सभी बेखबर थे। वह सोचती है कि अगर मैं इसके काकसरे से शादी कर लूं तो क्या पता इस सारे घर की मालकिन मैं बन जाऊंगी और जिन लोगों ने मुझसे शादी करने के लिए मना किया था उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक बनूंगी। यह बात वह मन मन सोच रही थी। तभी काकसरे अपने रूम से निकलते हुए अपने काम के लिए जा रहे थे। तभी वह फिसलने का नाटक करती है और काकसरे के गोद में जाके गिर जाती है। वह उसे संभालते हुए कहते हैं, अरे आप कौन और आप ठीक तो हैं? तभी वह कहती है, मैं अंकिता की बड़ी बहन हूँ। वह कहते हैं, अंकिता ने ऐसा कभी बताया तो नहीं। तभी अंकिता पीछे से आके कहती है, पापा जी ये मेरी बड़ी बहन है जो मुझसे अब मिलने आई थी। तभी वह कहती है, तू ठीक तो है ना, क्या हुआ? तभी अंजलि कहती है, कुछ नहीं, वो मेरा चलते चलते पैर स्लिप हो गया, लगता है पाँव में मोच आ गई है। तभी छोटी बहन अंकिता कहती है, अरे रुको मैं मूव लेके आती हूँ, क्या पता लगाने से आराम हो जाए। तभी अंजलि बोलती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना दर्द नहीं है, हो जाएगा ठीक, बस तुम मेरे लिए एक ऑटो करा दो जिसकी हेल्प से मैं घर पहुंच जाऊं। बस मैं घर जाकर आराम करने के बाद कुछ लगा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यह बात कहकर वह अपनी बहन से बोल ही रही थी। तभी उसके ससुर जी बोलते हैं, अरे बेटा तुम पैदल जाओगी उससे अच्छा है, लो मैं तुम्हें घर तक अपने ही कार में ड्रॉप कर देता हूँ। तभी वह कहती है, अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हो? तभी अंकिता कहती है, अरे तकलीफ की क्या बात है, तब घर में कार हो तो हम ऑटो क्यों बुलाएं? और वैसे भी तुम्हारे पाँव में इतनी ज्यादा चोट लगी है तो मैं तुझे घर छुड़वा देती हूँ, पापा जी छोड़ आएंगे तुम्हें। यह बात कहकर वह उसे मना लेती है। वह भी मान जाती है क्योंकि वह भी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वह उसके साथ कार में बैठकर अपने घर की ओर निकल लेती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह कहती है, मेरी बहन ने शादी करने के बाद मेरे लिए रिश्ते आने बंद हो गए हैं, क्योंकि बड़ी बहन की शादी न करें और छोटी बहन की शादी कर दें तो आपको भी पता है समाज हमें क्या कहता है कि इसमें तो कोई कमी है। लेकिन वो मेरी भी कुछ मजबूरियां थी जिसके कारण मैं शादी नहीं कर पाई। तभी उनके काकसरे कहते हैं, क्यों, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी? वह कहती है कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पिता की और मेरी छोटी बहन की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर पड़ गई थी, जिसके कारण मैं स्कूल छोड़कर छोटा मोटा काम करने लगी, जिससे मैंने अपनी बहन का पेट पाला और पढ़ाई न होने के कारण आज मेरी शादी नहीं हो रही है। आज तक तो मैं दूसरों के लिए जी हूँ, लेकिन अब मैं अपने खातिर जीना चाहती हूँ। अंकिता के ससुर कहते हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मैं भी बस अपनी प्रॉपर्टी, अपनी घर को और अपनी कंपनी को संभालते संभालते अपनी जिंदगी भूल गया और मैं भी आज तक कंवारा हूँ, मैंने भी कभी अपने बारे में नहीं सोचा। तभी अंजलि उनके हाथ पर हाथ रख के कहती है, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें और हम अपनी जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी जिए। यह बात कहकर
वह कार से उतरकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ अंकिता के ससुर, जो कि अब तक कुंवारे थे, वह अंकिता और उसके पति अनिल की बातें सुनकर उसका भी मन करने लगा कि वह शादी करे, अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताए, उसकी जिंदगी में भी कोई हो जो उसके साथ हंस खुश कर जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो। वह अनिल और अंकिता की बात सुनकर उसके मन में फिर से वही विचार आता है कि क्यों ना मैं अंजलि के साथ शादी कर लूं, फिर मुझे भी कोई प्यार करने वाला होगा, मेरी केयर करने वाला होगा। आज फिर मैं भी अंकिता और अनिल की तरह अपनी पत्नी के साथ ऐसे जबरदस्ती करूंगा और वह मुझे मना करेगी और मैं उससे प्यार करूंगा। यह बात सोचते हुए अपने रूम में चला जाता है और वह अंजलि का हाथ लगाया हुआ हाथ अपना चूमने लगता है और वह दूसरे दिन अंजलि के घर पर जाकर उससे शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाकर उस घर में ले आता है। तो वह अपने घर आते हैं, तब घर की डोर बजती है तो अंकिता की सास दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर देखती है तो उसके पाँव के तले से जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि उनके जेठ जी और अंकिता की बहन अंजलि ने दोनों ने शादी कर ली है। वह उसे देखकर कहती है, भाई साहब आपने यह क्या किया, आपने शादी कर ली। तभी उनके भाई साहब कहते हैं, क्यों तुम्हें देखकर क्या खुशी नहीं हुई? क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं शादी करके अपना घर बसाऊं? क्या पूरी उम्र मैंने तब आप लोगों के लिए इतना कुछ किया, तब तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है, आपने शादी क्यों नहीं की। आज जब मैंने शादी कर ली है तो आपको इतना बुरा लग रहा है। यह बात सुनकर वह कहती है, नहीं भाई साहब मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं यह कहना चाह रही हूँ कि यह आपकी बेटी की उम्र की है और आप इसके पिता के उम्र के। मैं आपको यह नहीं कह रही हूँ कि आपने शादी नहीं करनी थी, आप शादी की हो लेकिन अपनी उम्र की लड़की के साथ। आपकी उम्र ज्यादा है और इसकी उम्र कम है। तभी वह कहते हैं कि अब तो मैंने शादी कर ली है और आज से यह इस घर की बहू है और इस सभी चीजों पर, इस सारी प्रॉपर्टी पर इसका हक है। यह बात कहकर वह कहते हैं कि आप सभी बहुओं की तरह मेरी पत्नी का भी मान कीजिए, आरती कीजिए, इनका स्वागत कीजिए। वह कहती है ठीक है। वह जाकर आरती की थाली लेकर आती है। आरती उतारकर एक चावलों का भरकर कलश उनके पाँव की तरफ रखती है, जो कि वह पाँव से उसे ठोकर मार के अंदर आ जाती है। तब तक किसी को कुछ नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी दूसरी तरफ वह अपनी हसीन रात को बिताने के लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक भी नहीं पता चला था कि अंजलि क्या चाह रही थी। वह अपने रूम में नाइटी पहनकर आराम से बैठी थी। तब उसके पति उसके पास जाते हैं और उसे गिफ्ट में एक सोने का हार देते हैं। वह कहती है, वाओ ये तो बहुत महंगा है। यह बात सुनकर उसका पति कहता है, अब तुम इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन हो और इतने महंगे महंगे चीजों का तुम्हें शौक होना लाजमी है। यह बात कहकर वह उसे पहना कर कहता है कि तुम बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए। वह बड़े ही प्यार से कहती है कि मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो आपका साथ चाहिए और आपका प्यार चाहिए, जिसके लिए मैं आपसे शादी करके इस घर में आई हूँ। मुझे इन पैसों का कोई लालच नहीं है। यह बात कहकर वह उनके साथ अपनी रात गुजारती है। वह इस कदर गुजर जाती है कि अपने पिता की उम्र के व्यक्ति के साथ शादी करती है और उसके साथ वह सभी संबंध मनाती है जो एक पति पत्नी के बीच होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। वह अपने असली रूप में आ जाती है
और वह हर व्यक्ति के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, हर चीज में रोका टोकी, हर चीज को ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, आपने यह करना था, अपने बड़े छोटे की अब उसे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन उसकी बहन उसके पास जाती है और कहती है, अंजलि आखिरकार तू चाहती क्या है? तू आखिरकार इस घर में शादी करके क्यों आई है? तेरा कुछ तो मकसद है। लेकिन मेरी बहन तू ऐसी नहीं थी, आखिरकार तुझे हो क्या गया है? तभी अंजलि कहती है, कौन बहन? कैसी बहन? मैं तेरी कोई बहन नहीं हूं। जो ये बार बार तू मुझे बहन बहन कहती है ना, एक तो इसे बंद कर दे, और दूसरी बात, मैं तेरी सास लगती हूँ, और मैं अब जैसी हूँ वैसी हूँ। मैंने पहले सभी के बारे में बहुत सोचा, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, और मैं तुम लोगों को एहसास कराना चाहती हूँ कि मुझे ठुकराने का आखिरकार नतीजा क्या होता है। और वैसे क्या कहा था इन लोगों ने कि इन्हें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। आखिरकार इन्होंने पढ़ी लिखी लड़की लेकर कर क्या लिया? रखना तो मना कर इन लोगों ने नौकरानी ही था, तो इन्होंने मेरे लिए मना क्यों किया? आखिरकार मुझ में क्या कमी थी? उसकी बहन कहती है, बहन आखिरकार तू कहना क्या चाहती है और तेरा मकसद क्या है? वह कहती है कि मुझे बदला लेना है तुम लोगों से। अरे मैं तुम लोगों के लिए स्कूल छोड़कर तुम लोगों के लिए मेहनत की, और मुझे क्या मिला? आज मेरे लिए कोई लड़का नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। आखिरकार मैंने यह सब कुछ किस लिए किया था? सिर्फ तुम्हारे और पिताजी के लिए। और तुम लोगों ने मुझे क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द। इसके अलावा तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारे ही घर में आकर तुम्हारा सब कुछ छीन कर दिखाऊंगी, और तुम लोगों को बताऊंगी कि मुझ में कोई कमी नहीं थी, बल्कि तुम लोगों की सोच में गलती थी, और तुमने भी मेरे प्यार को, मेरे हक को छीन लिया। अगर तुम शादी से मना कर देती तो क्या पता इस सब की मालकिन मैं होती। यह बात कहकर वह अपनी जिद पर खड़ी रही। वह उसके पति अनिल से जाकर भी बोलती है कि अगर तुम तुम्हारी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो तो फायदे में रहोगे, वरना तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और इस कंपनी से बेदखल करवाते हुए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वह पति पत्नी अपनी बात पे अटल रहे। वह बोले, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुम्हारे बातों में नहीं आने वाले। यह बात उन दोनों की माँ सुन रही थी, जिसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन अंजलि उसकी माँ को भी नहीं बख्शती। वह कहती है कि तुम तो मेरी दोरानी लगती हो, और मैं तुमसे नाते में बड़ी हूँ, और मैं तुम्हारी जिठानी लगती हूँ। तो तुम एक काम करो, जाओ जल्दी से पौधों में पानी डाल दो, ज्यादा देर मत करो, क्योंकि पौधों को भी टाइम टाइम से अगर पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं। तभी वह कहती है कि तुम्हें तमीज है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं कम से कम तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। तभी अंजलि कहती है, अगर आप मेरी माँ की उम्र की हो तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ और आप मुझसे छोटी हो, और मैं सिर्फ नातों का सम्मान करती हूँ, और नाते में शायद मैं तुम्हारी जिठानी लगती हूँ। तो तुम मेरी बात मानोगी। अगर इनकार किया तो मैं मेरे पति से कहकर तुम्हारे बोरे बिस्तरे बंधवाकर इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। यह बात कहती है। तभी उसका पति वहां पर आ जाता है। वह कहता है, अरे क्या हुआ? तभी उसकी सास बोलती है, अरे कुछ नहीं, यह देखो ना मुझे कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। तभी कहता है, क्या हुआ? यह मुझे कह रही है कि पौधों में जाकर पानी दो। वह बोलती है, अरे जी, मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? किचन को तो मैं और अंकिता संभालते हैं। अगर यह पौधों में पानी दे देगी तो क्या हो जाएगा?
इनसे इतनी बड़ेरी उम्र में और कुछ तो होता नहीं है, इसीलिए मैंने इतना छोटा मोटा काम दिया है ताकि यह आरामी से कर ले। यह बात सुनकर कहते हैं, अरे भाभी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दे दो पौधों को पानी, पौधे भी अच्छे हरे भरे हो जाएंगे। यह बात कहकर वह अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ अंजलि कहती है कि अगर तुम लोग चाहते हो इस घर में रहना तो मेरे हुक्म का पालन तुम लोगों को करना पड़ेगा। एक दिन अनिल अपने बाथरूम में नहा रहा था और अपनी पत्नी अंकिता को आवाज लगा रहा था कि अरे कहाँ गई, प्लीज मेरा टॉवल दे दो। उसने 2-3 बार आवाज लगाई लेकिन उसकी पत्नी वहां पर नहीं आई, जिसका फायदा अंजलि ने उठाया। वह टॉवल देने के बहाने उसके बाथरूम में चली जाती है। यह सब कुछ देखकर अनिल कहता है कि दूर हो मुझसे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे रूम में आने की। वह बाथरूम से बाहर निकलकर अपने रूम में अपने कपड़े पहनने लगता है। इतनी ही देर में अंजलि के पति वहां पर आ जाते हैं। अंजलि बाथरूम से निकलते हुए कहती है कि अरे ठीक हुआ, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। यह बात सुनकर कहते क्या हुआ, और वह रोते हुए कहती है, अरे आप देखो ना, ये जो आपकी बेटा है, इन्होंने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए हैं कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ तुमने शादी की है, तुम तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। और यह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा तो मैंने कहा कि मैं चिल्लाऊंगी, तो इसने डर के मारे बाथरूम को खोलकर यह बाहर निकलकर अब कपड़े पहन रहा है। वह यह बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और वह अपने बेटे को पकड़कर बाहर हॉल में लेकर आ जाता है और उसे बहुत मारता है, जिसके कारण माँ दौड़कर आती है और कहती है, भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब इसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वह सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह अनिल को बहुत मारता है। तभी उसकी माँ बोलती है, रुक जाओ भाई साहब, आप चाहते हो कि ऐसा कुछ न करे, मैं इसे समझाऊंगी, आगे से ऐसी गलती इससे कभी नहीं होगी। यह बात कहकर वह अनिल को छुड़वा लेती है। वह चला जाता है अपने रूम में, लेकिन वहां पर अनिल और उसकी माँ और अंकिता और अंजलि वहीं पर थे। अंजलि बोलती है कि अगर तुम लोग मेरी बात को आराम से मान लोगे, ज्यादा चिक चिक झिक झिक नहीं करोगे तो फायदे में रहोगे। अगर ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम लोगों को मैं धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। यह बात उन्हें कहकर वह अपने रूम में चली जाती है। जाते जाते बोलती है कि प्लीज मैं बहुत थक गई हूँ, तो मेरे रूम में मत आना, मुझे थोड़ा आराम करना है। वह अंदर चली जाती है और अपने पति से कहती है, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, कोई बात नहीं, अनिल भी आपका ही तो बच्चा है। तभी वह कहता है, उसने जो आज हरकत की है वह अच्छी नहीं की, अगर उसने ऐसी हरकत फिर से की तो मैं उसे सभी चीजों से, कंपनी, घर, कारोबार से, सभी से बेदखल कर दूंगा। यह बात सुनकर अंजलि को झटका लगता है और वह कहती है, क्यों, क्या यह सारी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है? तभी वह कहता है, नहीं, यह सारी प्रॉपर्टी, कंपनी, सब कुछ मैंने अनिल के नाम कर रखा है। आखिरकार मेरे बाद उस इन सभी पर उसी का ही तो हक है। यह बात कहकर वह बोलता है, क्यों, क्या हुआ, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी वह कहता है, अगर खुदा न खास्ते कल आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यह लोग तो मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। प्लीज आप यह सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मेरे नाम करा दो। अगर कल कुछ हो जाए तो कम से कम मैं किसी के सहारे रह तो सकती हूँ। लेकिन वह कहता है, अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जितनी मेहनत इस घर में मेरी लगी है, इस कारोबार में जो भी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसमें उसके पिता मेरे भैया की मेहनत है। मैंने यह सब कुछ अकेले ने नहीं किया है, तो मैं यह सब कुछ अकेले कैसे रख सकता हूँ? अंजलि कहती है, मुझे यह सब कुछ नहीं पता, मुझे सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम चाहिए।
और आप कैसे करते हो और क्या करते हो उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यह बात कर वह उससे गुस्सा हो जाती है, जिसके कारण दोनों के बीच इसी बात पर बहुत झगड़ा होता है और वह जाकर टेरेस पे दारू पीने लगता है। उस दूसरी तरफ उसके जो भैया के लड़के थे वे वहां पर जाते हैं और वह कहते हैं, ताऊ जी आज मैं आपको यहाँ पर अकेला देखकर आया हूँ, ताकि अकेले में शांति से मैं आपसे बात करूं। तभी वह कहता है, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? यह बात कहते ही वह थोड़ा घबरा जाता है। फिर कहता है, ताऊ जी मैं बताना चाहता हूँ कि अंजलि जैसा आप समझते हो वैसी नहीं है। वह चाहती है कि मैं और अंकिता अलग हो जाएं और वह मुझसे बदला लेना चाहती है। आप तो सिर्फ उसके मोहरा हो। उसने शादी भी आपसे इसीलिए की है ताकि वह हमारे हंसते खिलते परिवार को बखेर सके। तभी ताऊ जी कहते हैं, आज वह मुझसे सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात भी कर रही थी, जिसके कारण हम दोनों में झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ अनिल कहता है, ताऊ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने घर का इखलास और शांति चाहिए। अगर वह अपनी सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद हम सभी को आजाद कर देगी, हमारे घर से चली जाएगी और हमें शांति से रहने देगी, मैं इसी में खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप एक काम कीजिए, उसे सारी प्रॉपर्टी दे दो। दूसरी तरफ तो वह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि अंजलि का खून हो गया था। किसी ने उसे चाकू से मार मार कर मार दिया था। इन सभी की कार्रवाई करने के लिए पुलिस भी वहां पर जल्द ही पहुंच जाती है, जिस पर पुलिस को पता चलता है कि इसकी मौत किसी चाकू के हमले से हुई है। तभी पुलिस उसके हाथ पर देखती है किसी के नाखूनों की खरोच थी और पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस इंस्पेक्टर साहब कांस्टेबल को कहता है कि जाओ इनके घर में जितने भी लोग हैं उनके सभी के ब्लड सैंपल लेकर कलेक्ट करो और इन्हें लैब में भेज दो, ताकि पता चल सके कि खून किसने किया है और जो इनके हाथों में फिंगरप्रिंट है वह देखो कि किसके हैं। दूसरी तरफ उनकी सास उन्हें खीर बनाकर खिला रही थी। खीर को देखकर वह कहते हैं, अरे माँ, अपने घर में इतना बड़ा मातम मना हुआ है और आप खीर बनाकर खिला रहे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी माँ बोलती है, अरे बेटा, मरने वाला तो मर गया, अब हम उसे जिवा तो नहीं सकते, तो मैं सभी को खुश देखना चाहती हूँ। अब जो हो गया सो हो गया, चलो तुम खीर खाओ और मुझे बताओ कैसी बनी है। यह बात कहकर वह सभी को खीर परोसती है। इतनी ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। तभी पुलिस वहां पर पहुंचने के बाद अंदर जाती है तो अंजलि का पति कहता है, इंस्पेक्टर साहब खूनी का पता चला। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, हाँ खूनी का पता चला, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि खूनी आपके घर का ही कोई सदस्य है और हम यह पूछताछ करने आए हैं कि आखिरकार उसने खून किया तो किया क्यों। हम लोगों ने जो आपके ब्लड सैंपल लिए थे और जो फिंगरप्रिंट लिए थे उसी से हमें पता चला है कि खूनी आपका घर का ही है। यह बात सुनकर सभी पूछते हैं कि खूनी है कौन, आखिरकार हमें आप साफ साफ बताइए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब माताजी के पास जाकर कहते हैं, झूठ का मुखौटा आप हटाती हो या फिर हम हटाएं? क्या है ना, आप हटा दोगे तो अच्छा होगा, हम हटाएंगे तो दर्दनाक होगा। यह बात कहकर तभी माँ बोलती है, हाँ अंजलि का खून मैंने किया है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आखिरकार आपने खून किया क्यों। यह बात सुनकर माँ बोलती है कि वह मेरे घर को उजाड़ने आई थी, मेरे बेटे बहू को अलग करने आई थी और यह सभी उसको सारी प्रॉपर्टी देने वाले थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी।
इसीलिए मैंने उसे जान से मार डाला और अपने बेटे और बहू की जिंदगी बचा ली। यह बात कहकर वह रोने लग जाती है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उनकी छोटी बहू यह सब कुछ देखकर बहुत टूट जाती है और वह बहुत रोती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।